तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। लेट्स स्टार्ट। एम्ब्रियो है क्या? लास्ट क्लास हमने एम्ब्रियो सैक तक पढ़ लिया था, उसके आगे बढ़ा जाए। तो देखो, जाइगोट जब डेवलप करता है देन इट गिव्स राइज टू एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है ऑब्वियसली। एंड जाइगोट से जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो से पूरा कंप्लीट प्लांट बॉडी बन सकता है। ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बन सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये जाइगोट है। ठीक है, ये रहा जाइगोट। और जाइगोट के अंदर आप देख सकते हो, ये जाइगोट का डिवीजन हुआ तो दो सेल्स बन रहे हैं, एक है टर्मिनल सेल और एक है बेसल सेल। ठीक है, जो टर्मिनल सेल होता है वो चैलेजल एंड की तरफ होता है। तो आपको याद होगा कि इस तरफ चैलेजल एंड लिख सकते हैं, मान लो किसी तरफ भी लिख सकते हो। मान लो मैं इधर अगर चैलेजल एंड लिख रहा हूँ, उसी चैलेजल एंड की तरफ ये टर्मिनल सेल होता है। ठीक है, और अगर ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, तो उसकी तरफ बेसल सेल होता है, याद रखो। टर्मिनल सेल इज लोकेटेड टुवर्ड्स अ चैलेजल एंड, तो ये यहाँ पे लिखा रहेगा। चैलेजल एंड है उस तरफ पर आपका टर्मिनल सेल लोकेटेड होता है, याद रखना। इसका साइज छोटा होता है, लाइक यू कैन सी यहाँ पर स्मॉलर इन साइज, एंड द बेसल सेल इज लार्जर इन साइज, है ना। इसका सेल का साइज बड़ा है। ठीक है, ओके आगे देखो। अब देखो, इस छोटे साइज का है मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म की डेंसिटी हाई होगी। स्पेस कम है ना, यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है, दैट्स वाई इसकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, सो इट हैज अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एपिकल सेल और एम्ब्रायनल सेल, बिकॉज आगे चलकर दिस सेल विल गिव राइज टू एम्ब्रायो। ठीक है, जिससे एम्ब्रियो बनेगा। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एम्ब्रायनल सेल। इट्स आल्सो कॉल्ड एपिकल सेल बिकॉज ये ऊपर होता है, तो ये ऊपर की तरफ है तो इसको एपिकल बोलते हैं, जो नीचे की तरफ है, उसको बेसल बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ नाम है ये सब। ओके, अब आगे देखो। एम्ब्रायोजनी इन डाइकॉट्स होता कैसे, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन डाइकॉट्स में किस तरह से होता है, लेट्स सी। तो बेसल सेल इज लोकेटेड टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, हम लोग देख ही चुके हैं ऑलरेडी। रहा माइक्रोपाइलर एंड, इस तरफ बेसल सेल होता है। ओके, इट इज कंपेरेटिवली लार्जर, ऑब्वियसली बड़ा साइज का होता है। ठीक है, देन टर्मिनल सेल। अब देखो, इतना डिटेल्स एनसीईआरटी में नहीं दिया, थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जाइगोट का दो पार्ट हुआ, एक टर्मिनल सेल और एक बेसल सेल। ना जो टर्मिनल सेल है उससे दो सेल और बने, मतलब दो सेल्स बन गए, जिसको हम एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो बोल सकते हैं उसको। इसको आप प्रो एम्ब्रियो भी बोल सकते हो या टू सेल्ड एम्ब्रियो भी बोल सकते हो। एंड जो बेसल सेल है उससे क्या बन रहा है, देखो। बेसल सेल गिव्स राइज टू सस्पेंसर। ये प्रो सस्पेंसर है, शुरुआती का सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट। बताता हूँ आगे, चलो आगे मिलेगा। देखो, उसके बाद देखो, द टर्मिनल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्ड एम्ब्रियो, अभी आपने देखा प्रो एम्ब्रियो या टू सेल्ड एम्ब्रियो। और द बेसल सेल डिवाइड्स ट्रांसवर्सली एंड गिव्स राइज टू सस्पेंसर सेल। तो बेसल सेल का डिवीजन होगा तो सस्पेंसर सेल मिलेगा। ठीक है, तो किससे क्या मिलेगा याद कर लेना है। देखो, सस्पेंसर सेल फर्दर डिवाइड करता है और मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है। तो एक बार डायग्राम में दोबारा देखिए, यहाँ देखिए सस्पेंसर सेल ये है, ध्यान से देखेंगे। किससे बना है? बेसल सेल से बना है। हाँ, ये सस्पेंसर सेल फर्दर जब डिवाइड करेगा तो देखो ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, इधर देखो। इधर देखिए, तो ये सस्पेंसर जो फर्दर डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 to 10 सेल्स बन सकते हैं। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड ग्रुप ऑफ सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, और एम्ब्रियो भी फर्दर डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर दो सेल थे ना, अब कितने हो गए, यानी कि आप 1 2 3, तो यहाँ पर 4 सेल्स हो गए एम्ब्रियो। मतलब दोनों में डिवीजन चल रही है, अलग अलग चल रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जाइगोट है, उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल होता है, और जाइगोट के चलाजल एंड की तरफ क्या बनता है? टर्मिनल सेल बनता है। ठीक है, आगे जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो यू विल गेट टू सेल्स, चलाजल एंड की तरफ टर्मिनल सेल और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बेसल सेल। तो टर्मिनल सेल है, उससे प्रो एम्ब्रियो बनेगा, दो सेल का एम्ब्रियो बनेगा, आगे चलकर वो एम्ब्रियो बन जाएगा पूरा। एंड जो बेसल सेल है, लेटर ऑन इट विल गिव राइज टू सस्पेंसर। सस्पेंसर फर्दर डिवाइड करेगा, प्रो एम्ब्रियो भी फर्दर डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। डिवाइड्स फर्दर, ऐसे लिखो, डिवाइड्स फर्दर, और डिवाइड करके यहाँ पर और भी ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाता है, देखिए। The suspensor cells divides transversely for a few times, और इस देखिए 6 to 10 cells बन जाते हैं, अभी हमने देखा अभी। The suspensor cell helps in pushing the embryo into the embryo नहीं, into the endosperm, sorry।
एंडोस्पर्म। ठीक है, सस्पेंसर सेल्स क्या करता है, एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश करता है। अब आपने लास्ट क्लास पढ़ा था कि एंडोस्पर्म क्या होता है। तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मतलब उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन हेल्प करेगा इस एम्ब्रियो को ग्रो करने में। ठीक है, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। अभी आपने देखा था पीईसी, वहां पर हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, पीईसी, पीईएन, डबल फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पर एंडोस्पर्म उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो एम्ब्रियो रिसीव्स नेसेसरी नरिशमेंट, वही सब लिखा है, फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलप। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट यानी न्यूट्रिशन मिल जाता है। एज अ रिजल्ट द सस्पेंसर इज, ऐसे लिख रहा है कि सस्पेंसर इज इंपॉर्टेंट फॉर द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलप। तो यहाँ पर सस्पेंसर का क्या रोल है, सस्पेंसर एक प्रकार से कनेक्शन का काम कर रहा है बिटवीन दो चीज, किसके किसके बीच कनेक्शन है ये, तो ये कनेक्शन है बिटवीन एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कौन है, सस्पेंसर है। ठीक है, एंड ये न्यूट्रिशन का सप्लाई प्रोवाइड करता है, आगे सब लिखा होगा। ठीक है, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर, ये लाइन पढ़ो, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड इज नोन एज हॉस्टोरियम। ये स्वेल कर जाता है और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है आसपास से। तो एक बार डायग्राम पे आ जाओ, तो आप देखो माइक्रोपाइलर एंड किस तरफ है, ये माइक्रोपाइलर नीचे की तरफ है ना, मतलब ये वाला क्या है, माइक्रोपाइलर एंड है। और ये ऊपर की तरफ कौन है, चलाजल एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंसर का जो बिल्कुल टॉप वाला सेल है, ये वाला सेल, सेवेंथ नंबर सेल, ये फूल गया है। ये कैसा हो गया है, स्वेल हो गया है, स्वेल सा। और जब ये फूल गया है, तो ये क्या कर रहा है, इसी का नाम क्या है, हॉस्टोरियम है। ठीक है, इसी का क्या नाम है, हॉस्टोरियम। नीचे पढ़िए एक बार दोबारा से, फिर डायग्राम पे वापस आते हैं, नहीं करो एक। द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, नीचे का लाइन पढ़ो, द फर्स्ट सेल ऑफ सस्पेंसर टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइल की तरफ जो पहला सेल है, नीचे से पहला सेल, इट्स कॉल्ड हॉस्टोरियम, एंड इट कैन स्वेल एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, तो मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया वो क्या है, हॉस्टोरियम है। ठीक है, ये स्वेल्स अप हो चुका है, स्वेल अप हो चुका है, और स्वेल अप होने के बाद दिस इज नाउ कॉल्ड हॉस्टोरियम, या हॉस्टोरियल सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। ठीक, यही हॉस्टोरियम आगे चलकर देखो इसके शेप चेंज होगा, एंड दिस विल अपीयर समथिंग लाइक स्फेरिकल शेप बोल सकते हो, या ग्लोबुलर शेप बोल सकते हो, गोल हो जाएगा थोड़ा सा, अभी प्रॉपर गोल तो नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा गोल हो गया है। ठीक है, इसको ग्लोबुलर स्टेज बोलते हैं। इसके बाद ये हार्ट शेप का हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो नीचे लिखा होगा, हाँ ये रहा आपका, यहाँ प्रॉपर हार्ट भी नहीं दिख रहा मुझे, तो ये देखो ऐसा हो जाता है। ठीक है, अच्छा ऊपर में आठ सौ, यहाँ भी, हाँ नहीं यहाँ पे इसको इसको नहीं बनता, हाँ ये नहीं, सॉरी सॉरी ये नहीं, यहाँ सॉरी मैंने गलत बना दिया, यहाँ पर हार्ट शेप, ये हार्ट शेप यहाँ पे आपको दिखता है, ये तो ग्लोबुलर ही है अभी भी। ठीक है, सही बना था। ओके, तो ये हार्ट स्टेज है। ओके, इसके बाद फर्दर ये टॉर्पेडो स्टेज बनता है, उसके बाद एक और स्टेज बनता है, उसको मैच्योर स्टेज बोलते हैं। ठीक है, वो सब यहाँ नहीं पढ़ना, उतना डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, एक एनसीईआरटी का डायग्राम आपको दिखाऊंगा, रुको उस पर भी हम लोग लास्ट में चलेंगे। तो बस अब इतना आपको दिमाग में लगाना, बस इतना याद रखना है कि मैं एक बार समराइज करता हूँ क्या दिमाग में रखना है जो आपके सिलेबस में है, मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया। देखो ध्यान से, क्या रखना है दिमाग में, कि जाइगोट होता है। ठीक, ये रहा डायग्राम देखो, जाइगोट के दो साइड्स होते हैं, एक चलाजल एंड की तरफ जाइगोट होता है, और एक माइक्रोपैलर एंड होता है ना। अब जो चलाजल एंड की तरफ से टर्मिनल सेल बनेगा, माइक्रोपैलर की तरफ से बेसल सेल बनेगा। टर्मिनल सेल विल गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, जिससे आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा, एंड जो बेसल सेल है उससे क्या बनने वाला है, उससे बनने वाला है सस्पेंसर सेल, ये रहा। ठीक है, बेसल से क्या बनेगा, सस्पेंसर। सस्पेंसर सेल फर्दर डिवाइड करता है, एंड 6 to 10 सेल्स का स्टेज बना लेता है। ठीक है, और इससे हॉस्टोरियम बनता है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ ग्लोबुलर स्टेज आता है, इसी ग्लोबुलर स्टेज भी आप इसके थ्रू ही पढ़ो, कि हालांकि नीचे से भी देखते हैं, बट अभी डायग्राम के थ्रू ही किया जाए। ये ग्लोबुलर, यहाँ पे ग्लोबुलर आपको दिख रहा है क्लियर, ये रहा ग्लोबुलर, इसके थ्रू बात करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला कैसा है, हार्ट शेप है ये वाला। ठीक है, हार्ट जैसा है, हालांकि क्लियर क्लियर हार्ट नहीं दिख रहा आपको, बट स्टिल साइंटिस्ट लोगों को ऐसे आधा अधूरा दिखता है। फिर ये टॉर्पेडो शेप है। ठीक है, और टॉर्पेडो के बाद एक मैच्योर स्टेज आता है। तो उधर से बस इतना याद रखना है कि स्टेप वाइज स्टेप क्या होता है। तो हॉस्टोरियम, देन ग्लोबुलर, देन हार्ट शेप, एंड देन टॉर्पेडो, एंड देन मैच्योर। एक बार मैं एनसीईआरटी आपको दिखाता हूँ, ताकि संग संग ये क्लियर हो जाए। एक मिनट, ये देखो,
थोड़ा सा ये ब्लर ही आ रहा है, एनीवेज देखो ये जायगोट है। ठीक है, देखो एक से ये दो सेल बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक उल्टा डायग्राम बनाया एनसीईआरटी। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपको याद रखना होगा चैलेंजल एंड की तरफ क्या है, एक बार डायग्राम देखो। चैलेंजल एंड की तरफ क्या है, बस ये ध्यान रखो, ऊपर नीचे हो सकता है, बस चैलेंजल एंड जिस तरफ होगा उस तरफ एक चीज और होगी, क्या होगी? चैलेंजल एंड की तरफ हमेशा टर्मिनल सेल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में एम्ब्रियो सैक का भी डायग्राम उल्टा नीचे करके देखे थे, तो चलता है ये दिन। ठीक है, और बेसल सेल की तरफ, सॉरी बेसल सेल किस तरफ होगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। ठीक है, तो माइक्रोपाइल जिस तरफ है उस तरफ बेसल सेल है, और उसी तरफ सस्पेंसर भी है, तो माइक्रोपाइल की तरफ सस्पेंसर है। एक बार यहाँ डायग्राम में आ जाओ, देखो सस्पेंसर कहाँ बनाया है, इधर। मतलब माइक्रोपाइल इस तरफ है, माइक्रोपाइल इस तरफ है, और चलाजा ऊपर की तरफ है। समझे? जिस तरफ भी माइक्रोपाइल है उस तरफ सस्पेंसर होगा, और इस तरफ उसके अपोजिट में चलाजा होगा, इस तरह से ऐसे किया जाता है। यहाँ पर ये डायग्राम बनाया सस्पेंसर का, देखो वन, ये सेल्स हैं, वन टू, आपके आसपास एनसीईआरटी होगी, वहाँ देखना थ्री फोर फाइव, ऐसे बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ये सस्पेंसर सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये हार्ट शेप, यहाँ पर यहाँ भी कोई प्रॉपर हार्ट शेप आपको नहीं दिख रहा है, एम्ब्रियो का शेप, लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हार्ट शेप, यहाँ देखो गोल है ये, तो इसी के आधार पर बोलते हैं दिस इज ग्लोबुलर। ठीक है, एंड देखो यहाँ पर ये टॉर्पेडो है, एंड देन मैच्योर, टॉर्पेडो उड़ा दिया है इसने, बीच में टॉर्पेडो भी आता है। ठीक है, तो आपको इसमें याद रखना है, पहले ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, उसके बाद मैच्योर, GHM, ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, इतना ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, वापस चलते हैं नोट्स पर। तो आप याद रखो GHM, GHM मतलब ग्लोबुलर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, ये सब था, यहाँ तक तुमने पढ़ लिया, आगे बढ़ जाओ। अब देखो एम्ब्रियो सेल जो है ना, जो ऊपर आपने देखा एम्ब्रियो सेल, जो यहाँ पे था, फिर से देखो एक बार, एम्ब्रियो कहाँ पर है? ऊपर की तरफ। देखो टर्मिनल सेल से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, देखो ये रहा एम्ब्रियो। ठीक है, तो अब एम्ब्रियो की बात होने वाली है, सस्पेंसर की बात हमने कर ली है, तो चैलेजल की तरफ, चैलेजल की तरफ एम्ब्रियो है, जरा जाओ। The embryo cell undergoes two vertical divisions and one transverse division, मतलब इसमें divisions होते हैं, वर्टिकल मतलब ऐसे, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे, दोनों डिविजन्स होते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है, और इससे क्या होता है अल्टीमेटली ऑक्टेट सेल या ऑक्टेंट सेल्स बनते हैं, जिसको हम 8 सेल्स का ग्रुप बोलते हैं, और ये दो टीयर में अरेंज होते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर की तरफ जो होता है उसको एपीबेसल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो होता है उसको हाइपोबेसल बोलते हैं। नीचे की तरफ किसकी तरफ याद रखना है, उसका लैंडमार्क याद रखना है आपको, सस्पेंसर की तरफ हाइपोबेसल है। ठीक है, ये सब याद करने वाला चीज है। ठीक, देखो हाइपोबेसल, अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी में क्लियर नहीं लिखा है, बट हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हाइपोबेसल सेल्स किसकी तरफ है, सस्पेंसर, आप इसको याद रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो एपीबेसल सेल आगे चलकर क्या बनाएगा, जो ऊपर की तरफ सेल है एपीबेसल सेल, इससे आगे चलकर दो कॉटलेटन बनते हैं, हम लोग डाइकॉट की बात कर रहे हैं ना, डाइकॉट की बात करें, मोनोकॉट में सिंगल कॉटलेटन बनता है, तो यहाँ जो एपीबेसल सेल है वो दो दो कॉटलेटन बनाता है, और क्या बनाता है, और बनाता है प्लीम्यूल बनाता है। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि एपीबेसल सेल से क्या क्या बनता है, तो कॉटलेटन बनता है वो भी दो, और क्या बनता है, प्लीम्यूल। व्हाट इज प्लीम्यूल? देखो एम्ब्रायनिक स्टेज में जो शूट होता है, जिससे आगे चलकर प्लांट का शूट बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लीम्यूल। ठीक है, इससे फर्दर आगे चलकर शूट विल फॉर्म, आगे बनेगा, ही बना नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किससे क्या बन रहा है, तो एपीबेसल से दो चीजें बनी, ये और ये। ठीक, ऐसे ही द हाइपोबेसल सेल्स लेटर फॉर्म द हाइपोकोटाइल। ठीक है, देखो हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल एक स्ट्रक्चर होता है जो कॉटलेटन के नीचे होता है, अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एंड सम पार्ट्स ऑफ द रेडिकल, इससे रेडिकल है। ठीक, तो एपिपेसल से कॉटलेटन बना और प्लूमेल बना, हाइपोपेसल से हाइपोकोटाइल बना और रेडिकल बना। व्हाट इज रेडिकल? जस्ट एज यहाँ पर शूट था, एम्ब्रायनिक शूट, जिससे फ्यूचर में शूट बनता, प्लांट का शूट बनता है, उसको प्लूमेल बोलते हैं। सिमिलरली रेडिकल से फ्यूचर में ये, अरे यार ये रूट है। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रायनिक रूट है। ठीक है, एम्ब्रायनिक रूट है। रेडिकल क्या है, बेसिकली एम्ब्रायनिक रूट को बोलते हैं। ठीक, मैंने करेक्ट कर दिया इसको। ओके, यहाँ तक। अब एक बार इधर देख लो, जैसे ये देखो, ये एक सेल है, सिंगल सेल, वन सेल है। अब देखो ये कितना हो गया, दो, अब कितना हो गया, वन टू थ्री फोर, फोर सेल स्टेज हो गया। नेक्स्ट देखो, वन टू थ्री फोर फाइव
6, 7 एंड 8। ये 8 सेल स्टेज। जो 8 सेल स्टेज है ना, इसी को ऑक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली यही बन जाता है, 8 सेल का स्टेज बन जाता है। ठीक है, ये डायग्राम तो आपने देख ही लिया। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो डाइकॉट एम्ब्रियो की बात करेंगे। अब स्ट्रक्चर क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो तो बना लिया आपने, देख लिया कैसे बनता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो थोड़ा ध्यान से देखा जाए। सब सिंपल सिंपल है। जैसे, तो टिपिकल एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें होंगी। फर्स्ट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, लास्ट क्लास बताया था मैंने, और कॉटलेडन्स। ठीक है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का मतलब जैसे कि कोई सीड का आपने शायद देखा था, कैसे सीड का एक एक्सिस होगा। एक्सिस समझते हैं, मान लो सीड है या एम्ब्रियो, सपोज ये एम्ब्रियो है। ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जो पास कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द प्लीम्यूल। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, तो प्लीम्यूल जो होता है ये एम्ब्रायनिक शूट है, एंड रेडिकल जो है एम्ब्रायनिक रूट है। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, दैट कनेक्ट्स बोथ रेडिकल एंड प्लीम्यूल। यहाँ से जो एक स्ट्रेट लाइन मैं अगर ड्रॉ करूँ, जो इन दोनों को कनेक्ट करेगी, उसी स्ट्रेट लाइन को आप क्या नाम देते हो, उसी को आप बोलते हो एम्ब्रायनल एक्सिस। जी, वही ये एम्ब्रायनल एक्सिस है। और इसके अंदर दो कॉटलेडन्स बन जाते हैं, जिसके अंदर फूड रिजर्व होता है, आगे मिलेगा आपको। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट देखो, द पार्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटलेडन इज नोन एज एपिकटाइल। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे एक डायग्राम आप देखोगे, फिलहाल अभी आप सिंपल टर्म्स में याद रखो कि कॉटलेडन के ऊपर का जो लेवल है, उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल दो वर्ड से बना है, एपी मीन्स ऊपर, एंड कोटाइल मीन्स कॉटिलेडन। कॉटिलेडन के ऊपर जो है वो क्या है, एपिकोटाइल। ठीक है, और इसका जो ऊपर का, एपिकोटाइल का जो ऊपर का हिस्सा है ना, इट टर्मिनेट्स इन स्टेम टिप कॉल्ड, इसका जो टिप है ना उसका क्या नाम है, प्लीम्यूल है। तो एपिकोटाइल का जो टिप है, इसका टिप है, ऊपर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लीम्यूल। ठीक है, तो कॉटलेडन है, इमेजिन करो कॉटलेडन है, कॉटलेडन के ऊपर से ये कॉटलेडन है, इस कॉटलेडन के ऊपर का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल का जो टिप है, इट इज कॉल्ड प्लीम्यूल। ठीक है, ऐसे ही अब उल्टा चलेंगे, अब नीचे की तरफ चलेंगे। तो कॉटलेडन के जो नीचे का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपो, हाइपो मतलब बिलो। ठीक है, कोटाइल माने कॉटलेडन। ठीक, तो कॉटलेडन के नीचे का जो पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। और इसका जो टिप होता है नीचे की तरफ, वो रूट कैप, या इसको बोल सकते हैं फिलहाल अभी के लिए रेडिकल। ठीक है, वो रेडिकल है, और रेडिकल से आगे चल के रूट बनेगा और भी बाकी पार्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं वो सॉइल के अंदर डीप जाते हैं, और इसलिए उनके रूट को कवर करने के लिए एक शीट होता है, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। क्लास 11 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जैसे मैंगो का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई भी डाइकॉट प्लांट के अंदर रूट कैप एज ए प्रोटेक्टिव शीट पाया जाता है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लास 11 मॉर्फोलॉजी में है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। प्लूमियल, रेडिकल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, आगे बढ़े। चलो ठीक, क्योंकि यहाँ डायग्राम है, सेंसियाटी का ही डायग्राम है। यहाँ पे देखो कॉटलेडन कहाँ पर, देखो फर्स्ट कॉटलेडन ये है, सेकंड कॉटलेडन ये है। यहाँ पर आपके पास दो कॉटलेडन है, दैट्स वाई इसको क्या नाम रखा गया, डाई कॉटलेडनस या डाई कॉट। दो कॉटलेडन है, दैट्स वाई डाई, डाई मीन्स टू, दो कॉट है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा, उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल। ठीक है, तो इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलेंगे एपिकोटाइल, और यहाँ पर इसके टिप को बोलते हैं प्लीम्यूल। और जो इसके नीचे का हिस्सा होगा, मतलब इसके बाद का जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, उसे क्या बोलोगे, हाइपोकोटाइल। और हाइपोटाइल का जो टिप होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ चलो, नीचे की तरफ, तो क्या मिलेगा आपको, रेडिकल या रूट, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप क्या है बेसिकली, रूट कैप ये देखो एक प्रोटेक्टिव कवर है, ये क्या है, प्रोटेक्टिव शीट है। शीट माने क्या होता है, कवर। ठीक है, यही सब है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है डायग्राम का, आपको लेबल करना होगा, लेबल थोड़ा देख लेना कौन सा पार्ट कहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पर इसको। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये हो गया डाइकोट एम्ब्रियो। अब मोनोकॉट पे चलते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट में क्या होगा यार, मोनोकॉट में फिर से वही बेसल सेल और टर्मिनल सेल फिर से बनेंगे। जाइगोट जो है मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये जाइगोट है, ये फिर से डिवाइड करेगा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके, तो एक बेसल सेल होगा ये वाला, और एक टर्मिनल सेल होगा, और ये बेसल होगा। टर्मिनल को मैं एपिकल भी बोल सकता हूँ, या एम्ब्रायनल सेल भी बोल सकते हैं इसको, जो ऊपर लिखे तो वही सेल। ठीक है, बेसल सेल से
आगे चलकर यहाँ पर देखो सस्पेंसर सेल बनेगा, जिससे वहां बन रहा था सेम टू सेम वही है, स्वोलन सस्पेंसर सेल बनेगा। और ये टर्मिनल सेल जो होता है ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या करता है, डिवाइड करके दो सेल बनाता है, फिर दो से चार बनाता है, इस तरह से बनता रहता है। ठीक है, जैसा वहां चला सेम चल रहा है। तो टॉप सेल डिवाइड्स मल्टीपल टाइम, फिर से डिवाइड करता है और क्या बनाता है, प्लीम्यूल बनाता है, और एक सिंगल कॉटलेडन बनाता है। इस बार यहाँ पर दो कॉटलेडन नहीं बनेगा, याद रखना, इससे सिंगल कॉटलेडन बनेगा। और उस कॉटलेडन का एक स्पेसिफिक नेम है, इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ठीक है, स्क्यूटेलम पतला सा होता है, पतला सा एक कवर होता है, तो कॉटलेडन होता है, और उसको हम बोलते हैं मतलब ये मोनोकॉट का स्पेसिफिक होता है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो फिलहाल अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि जाइगोट डिवाइड करा, जैसे पीछे डिवाइड किया, टर्मिनल बनाया, बेसल बनाया। ठीक है, टर्मिनल जो है वो फर्दर डिवाइड करेगा मल्टीपल टाइम्स। ठीक, और बेसल भी डिवाइड करेगा, सस्पेंसर सेल बनाएगा। ठीक है, उसके बाद इससे आगे चलकर एक सिंगल कॉटलिडन बनेगा, और उसका नाम होगा स्क्यूटेलम, और ये स्पेसिफिक है फॉर मोनोकॉट, याद रखना। ठीक है, ये टर्म स्पेसिफिक है मोनोकॉट के लिए। ठीक है, फिर बीच में कुछ मिडिल सेल भी होता है, ये भी डिवाइड करता है, और यहाँ से मिडिल सेल से बनता है कोटाइल। अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, चाहो तो याद करना है, फिर छोड़ देना है कि मिडिल सेल वाली बात। ठीक है, आपकी इच्छा, बस जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, अगर कुछ सेल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, प्लीम्यूल जो है रेडिकल है वो कवर्ड हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, प्लीम्यूल का जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। ठीक है, प्लीम्यूल इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड कोलेप्टाइल, एंड रेडिकल इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा। तो ये थोड़ा नाम वगैरह ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि रेडिकल की कवरिंग का क्या नाम है, कोलियोराइजा, और प्लीम्यूल प्लीम्यूल की कवरिंग का क्या नाम है, कोलेप्टाइल। ठीक है, यही है। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको, ग्रास में मिलता है, ठीक, मेज में मिलता है, ठीक है, मोनोकॉट्स में मिलता है, ये सब है। और इसका एनसीईआरटी का फिर से डायग्राम है, यहाँ देखो, यहाँ पर जो कॉटलेडन है, जो सिंगल कॉटलेडन है, दैट्स कॉल्ड स्क्यूटेलम। ठीक है, ये रहा इसका लोकेशन, ये रहा आपका कोलेप्टाइल। ठीक, ये कोलेप्टाइल क्या है, कोलेप्टाइल इस प्लीम्यूल की कवरिंग है। ठीक है, किसकी कवरिंग है, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल। ठीक है, ऐसे ही कोलियोराइजा क्या है, कवरिंग ऑफ रेडिकल। ठीक है, अब ये कुछ चीजें और भी हैं इसके अंदर, जैसे एपीब्लास्ट है, सब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आखिरी क्लास जो इसका होगा उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा, अभी अभी काम नहीं है आपको। शूट अपेक्स यहाँ पर, इसको मैं अलग से एक बार समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी जितना काम है उतना बता रहा हूँ बस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास उसको दोबारा से रिविजिट करेंगे हम, जब फ्रूट पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो अभी के लिए बस लेबलिंग याद कर लो, कौन सा पार्ट कहाँ है, और प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम भी आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ सीड्स आपको पढ़नी है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स में देखो, आप ये जानते हो, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने कि डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जो सीड होता है वो किस किस चीज से बनता है, तो वो सीड एक्चुअली ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है। ठीक, और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है। ठीक है, वही फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू सीड। ठीक, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, ओव्यूल ही सीड बना रहा है। एंड जो सीड्स हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं जनरली। ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो वो सीड्स जो होते हैं वो अंदर ही होते हैं फ्रूट्स के। ठीक है, ओके, आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। सीड कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें हैं, देखो, फर्स्ट पॉइंट सीड को, सेकंड पॉइंट कॉटलेडन, थर्ड पॉइंट एम्ब्रेनल एक्सिस। तो अभी आपने देखा एम्ब्रेनल एक्सिस क्या होता है, सेंटर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, पूरा एक्सिस। और कॉटलेडन के अंदर फूड स्टोर होता है। सीड कोट क्या है, सीड कोट एक्चुअली में ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट है, तो लास्ट क्लास जो हमने इंटीग्यूमेंट पढ़ा था, इंटीग्यूमेंट ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है सीड कोट। ठीक है, तो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट। वैसे ही सीड कोट जो होता है वो सीड को प्रोटेक्ट करता है। नाउ सिंस दो इंटीग्यूमेंट्स होते थे, याद करो, आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट, सिमिलरली यहाँ पर वी हैव टू सीड कोट्स एज वेल। ठीक है, दो सीड कोट्स क्या क्या है, एक आउटर सीड कोट एंड एक इनर सीड कोट। ठीक है, तो आउटर सीड कोट का एक नाम है, याद कर लेंगे, टेस्टा, एंड द इनर सीड कोट हैज अनदर नेम, इसका क्या नाम है, टेगमेंट। तो दो नाम आ गए आपके सामने, एक हो गया टेस्टा और एक हो गया टेगमेंट। टेस्टा किसको बोल रहे हो, टेस्टा बोल रहे हो आउटर सीड कोट को, और टेगमेंट बोल रहे हो इनर सीड। ठीक है, इतना याद कर लो। अब देखो, ऑब्वियसली जो बाहर का लेयर होगा उसको तुम बोलोगे कि वो हार्ड है। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलोगे, वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना वो, तो ऑब्वियसली वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टा इज हार्डर देन टेगमेन, ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉटलेडन की बात कर रहा है, देखो कॉटलेडन पे आते हैं। तो कॉटलेडन्स कैसे होते हैं, थिक होते हैं एंड स्वॉलन होते हैं, बिकॉज इसके अंदर फूड रिजर्व होता है।
ठीक है, विथ फूड रिजर्व। एग्जाम्पल ऑफ कॉटलिडन आपको कहाँ देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर फूड रिजर्व है, लेग्यूम्स जैसे पी प्लांट हो गया, बीन्स हो गए, ठीक है, इनके अंदर आपको मिल जाएगा कॉटलिडन्स विद फूड रिजर्व। ठीक है, जो मटर का दाना आप खाते हैं वो उसमें उसमें क्या कॉटलिडन ही तो है फूड रिजर्व के रूप में। ठीक है, वही फूड हम खाते हैं। ठीक। अच्छा, नंबर ऑफ कॉटलिडन्स जो होते हैं जनरली, अगर हम सीड की बात करें, अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो एक कॉटलिडन होगा। अगर हम डाइकॉट की बात कर रहे हैं तो दो कॉटलिडन होगा, है ना। तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट में भी वेरी करता है नंबर, इट कुड बी वन और two। ठीक। सीड्स हैव अ स्मॉल ओपनिंग। अब देखो सीड के अंदर में, जैसे ये सीड है, ये क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा, सीड का जो सीड कोट था वहां पर से चना का सीड बना, यहाँ पर एक छोटा सा ओपनिंग होता है, और दिस ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, सीड कोट के ऊपर पाया जाता है। अब इसके थ्रू होता क्या, क्या फंक्शन है इसका, तो इसके थ्रू वाटर हो गया या फिर जो गैसेस हो गए उनका एक्सचेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये सीड को जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। सीड एक्चुअली में वायबल होते हैं, वायबल मतलब जिंदा रहते हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर में वो जर्मिनेट कर सके, तो उनको जिंदा रखने के लिए वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, गैसेस चाहिए। तो वो किसके थ्रू अंदर जाएंगे, माइक्रोपाइल के थ्रू। ठीक है, इससे ये सीड जिंदा रहेंगे, तब जाके फ्यूचर में इनका जर्मिनेशन हो पाएगा। तो वही सब यहाँ लिखा है, इस सीड के पास एक ओपनिंग होती है, इसका नाम होता है माइक्रोपाइल, और ये सीड कोट के ऊपर होती है, जिसके थ्रू वाटर और ऑक्सीजन एंटर कर सकता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। है तो ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सीड के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सीड कोट दो टाइप का है, आउटर इनर। आउटर का नाम टेस्टा, इनर का नाम टेगमेन। फिर है कॉटलेडन जो फूड रिजर्व होता है। कॉटलेडन वन हो सकता है या टू हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, इसके अंदर फूड रिजर्व रहता है, जिस वो फूड रिजर्व क्या करता है, हेल्प करता है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। जर्मिनेट करने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग है जो सीड कोट पर पाई जाती है, जिसके थ्रू वाटर एंड एसेंशियल गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं, ऑक्सीजन आता है, CO2 जाता है। ठीक, सब सीड को वायबल यानी जिंदा रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, अनटिल उसका जर्मिनेशन ना हो जाए। ठीक है, अब देखो, जैसे जैसे सीड डेवलप कर रहा है, मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे उसके अंदर का जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो घटता रहता है। जैसे उसके अंदर मतलब उसमें डेवलपमेंट हो रही है, मैच्योरेशन हो रही है, उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, व्हेन द सीड मैच्योर्स इट इट्स वाटर कंटेंट गेट्स रिड्यूस्ड। ये लाइन पढ़ो। ठीक है, एंड द सीड बिकम्स ड्राई। सीड क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ठीक, जैसे कि ये डेटा आपको एनसीईआरटी का याद करना है। क्या क्या है कि मॉइस्चर इसका, इसके अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है, दैट इज जस्ट 10 to 15%, याद रख लें। ठीक है, नेचुरेशन के वक्त 10 to 15% इसके अंदर वाटर रहता है, मॉइस्चर रहता है। बाकी सारा मॉइस्चर यूज्ड अप हो जाता है और वो ड्राई हो जाता है सीड। ठीक है, आगे देखो, हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट। अभी भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, वैसे अगर आपने पढ़ा है क्लास 11 तो फिर पढ़ना तो दोबारा है, फिर से एक बार पढ़ लो। तो क्या होता है ना, सीड कोट जो होता है, ये सीड कोट ओवरी की दीवार से चिपका रहता है। मतलब सीड कोट, सीड का जो कवर है, ठीक, टेस्टा टेगमेन, टेस्टा की बात बेसिकली मैं कर रहा हूँ। आउटर कवर जो है वो ओवरी की दीवार के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, ओवरी की वॉल के साथ अटैच रहता है, ये देखो, अटैच द वॉल ऑफ ओवरी। सीड कोट बेसिकली रिमेन्स अटैच्ड विद द वॉल ऑफ ओवरी, और उसके बाद ये अटैचमेंट टूट जाती है। ठीक है, जब ये अटैचमेंट टूट जाती है ओवरी के साथ, पहले एक कनेक्शन होता है, सोचो, जैसे ये मान लो, मैं बोल रहा हूँ ये सीड है, ठीक है, और ये सीड जो है, इट इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ ओवरी एट दिस पॉइंट। ठीक, एट दिस पॉइंट, फिर क्या हुआ, ये अटैचमेंट ब्रेक हो गया। बट अटैचमेंट ब्रेक होने के बाद भी वहां पर एक निशान रह गया है। ठीक है, और वो निशान ये बता रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम यहाँ से सीड कोड ओवरी के साथ चिपका हुआ था। ओवरी और सीड कोट का जो अटैचमेंट था, ठीक है, अब तो नहीं है वहां पर, पहले था लेकिन, बट अब वहां पर एक निशान रह गया है। और ये निशान आपको बताता है कि वंस अपॉन ए टाइम वहां पर इसी पॉइंट पर एक अटैचमेंट रहा होगा। हाँ, उस निशान का या स्कार का नाम है, स्कार यानी निशान, धब्बा, जो धब्बा पड़ गया है, निशान पड़ गया है, उसी का नाम है हाइलम। ठीक है, अब हाइलम का डेफिनेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है वैसे तो, बट इन जनरल हाइलम मतलब एक प्रकार का डिप्रेशन या गड्ढा जैसा या निशान जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ये हाइलम आपको किडनी में भी मिलेगा, जब आप 11 में आपने किडनी पढ़ी होगी,
किडनी में आपने देखा होगा कि जहाँ से यूरेटर बाहर निकलता है, या रेनल आर्टरी या रेनल वीन्स किडनी के अंदर और बाहर होती हैं, तो उस वक्त आपने पढ़ा होगा वहां पर किडनी के पास कि वहां भी हाइलम, वो भी हाइलम एक प्रकार का अटैचमेंट या एक प्रकार का गड्ढा है, वहां पर निशान है। ठीक है, तो निशानी होती है एक प्रकार की, यहाँ भी है। सीड कोट एंड वॉल ऑफ ओवरी के बीच की निशानी को क्या बोलते हैं? हाइलम। ठीक है। ओके। अब देखो, जैसे कि आपने देखा होगा सूखा चना, चना जो होता है उसको जब पानी में डालते हैं तो वो फिर जर्मिनेट कर सकता है, उसमें से फिर मतलब बोल सकते हैं कि उसमें से एक प्लांट निकल सकता है। ठीक है, उसमें अंकुर निकल सकता है, या फिर उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स जो बोलते हैं उसको। ठीक है, स्प्राउट्स बना सकते हैं, है ना। तो लेकिन जब उसको आप खरीद के लाते हो मार्केट से तो सूखा रहता है भाई, उसमें वाटर बिल्कुल नहीं रहता। तो उस वक्त वो जो सीड क्या मरा हुआ है, क्या सीड जिंदा है? जब आप मार्केट से उसको खरीद के लाए सूखा हुआ, उस वक्त वो इनएक्टिव है बस। ठीक है, तो दिस इनएक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मेंसी। ठीक है, तो सीड जो होता है ना, सीड जो होता है वो इनिशियली मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को कंजर्व करने के लिए पावर सेविंग मोड में चला जाता है। जैसे आपकी बैटरी फोन की डाउन है मान लो, तो पावर सेविंग मोड में चला जाती है ना, ताकि ये लंबे समय तक और भी बैटरी चलती रहे। ठीक है, जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए। सीड भी ऐसा ही कुछ करता है, सीड को अगर लंबे समय तक जिंदा रहना है, सो दैट वो सीड वेट कर रहा है एक्चुअल में कि जब भी फेवरेबल कंडीशन जैसे मॉइस्चर, जैसे हीट, जैसे सॉइल उसको मिलेगा, देन वो ग्रो कर जाएगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो ग्रो कर जाएगा। नॉर्मली लाइट चाहिए उसको, वाटर चाहिए, मेनली यही चाहिए। ठीक है, तो सीड को ये सब सारी चीजें जब मिलेंगी तो इट विल ग्रो। ठीक है, जब तक उसको ये सारे कंडीशंस नहीं मिल रहे हैं तब तक द सीड रिमेन्स इनएक्टिव। ठीक है, या फिर दिस इनएक्टिव कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मेंसी, और सीड डॉर्मेंसी वही अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी। और जैसे ही आप उसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करोगे, तो सीड्स विल वंस अगेन स्टार्ट टू जर्मिनेट। ठीक है, और वो ग्रो करके एक नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, जैसे देखो, द embryo may slow down its metabolic activities and may enter into an inactive state called seed dormancy। embryo जो है वो स्लो डाउन कर लेगा अपनी एक्टिविटीज को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बिल्कुल जीरो के आसपास कर लेगा। ठीक है, ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। ठीक है, और उसके बाद वो इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होने के बाद, सॉरी, इनएक्टिव होने के बाद क्या होता है, जब कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करती हैं, देन वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। तो ये लिखा है नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल देन सीड्स जर्मिनेट इनटू प्लांट्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, एडिक्वेट मॉइस्चर, एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट मॉइस्चर जब उसको मिलेगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे फेवरेबल कंडीशंस है। जब ये कंडीशंस आप सीड्स को प्रोवाइड करोगे तो सीड्स वंस अगेन मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट वंस अगेन। ठीक है, मतलब ये जर्मिनेशन का प्रोसेस रुका हुआ था, वो वापस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ सीड्स पर आते हैं। देखो, अब देखो, टाइप ऑफ सीड को मैं दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकता हूँ। वन, दैट इज बेस्ड ऑन या डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अब आपने लास्ट क्लास पढ़ा है एंडोस्पर्म, और कुछ लोग एब्सेंट थे लास्ट क्लास। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? देखो, एंडोस्पर्म का मतलब ऐसा टिश्यू जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है। ठीक है, अगर किसी ने क्लास पिछला वाला क्लास लेक्चर नंबर 6 एब्सेंट किया है, प्लीज उसको यूट्यूब पे देख लेना, मैंने उसका वीडियो लिंक शेयर कर दिया था, नोट्स भी भेज दिया था। तो देखो, यहाँ पर एंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, उस आधार पर हम सीड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर सीड्स को क्लासिफाई करेंगे तो दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनस सीड एंड सेकंड इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, अब वो एल्ब्यूमिनस सीड किसको बोलते हैं? देखो, अगर सीड्स के पास एंडोस्पर्म बचा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो आपको मैंने 100 रुपए दिए, और मैंने बोला कि 100 रुपये में क्या ही होता है वैसे, तो मैंने आपको 1,000 रुपये दिए, और 1,000 रुपये मैंने बोला कि जाओ ऐश करो आज के दिन। ठीक है, तो तुम गए 1,000 रुपये का, जो तुमको मन किया खाने पीने का, छोटा मोटा, वैसा तो नहीं खा सकते, 1,000 भी बहुत कुछ कुछ नहीं होता वैसे, मान लो थोड़ा बहुत ही कुछ खाए। तो 1,000 में से आपने खाया पिया और 700 रुपये खर्च किए, 300 बचा लिए। ठीक है, 300 आपके पास बच गए, 700 आपने खर्च कर लिए। ठीक है, एक और है, उसको मैंने, हमारा कोई फ्रेंड है, उसको मैंने 1,000 रुपये दिए, उसने 1,000 का 1,000 खर्च कर दिया, उसके पास कुछ नहीं बचा।
ऐसे ही यहाँ भी सीड के साथ भी होता है। सीड जो होता है ना, कभी कभी वो अपना सारा का सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर देता है, कंज्यूम कर डालता है, खा जाता है। ठीक है, यूज कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पर्म था बट अब नहीं है, अब खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि जर्मिनेशन के दौरान उसको न्यूट्रिशन चाहिए था, और उसने, उस सीड ने अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन खत्म कर लिया। जैसे डेटा होता है 2 GB का पर डे, 3 GB 2 GB जो भी होता है, तो पर डे का आपका डेटा एग्जॉस्ट हो गया, अब नेट नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसे सीड्स जिनका एंडोस्पर्म था बट ड्यूरिंग जर्मिनेशन ये सारा का सारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूज्ड अप हो गया, ऐसे सीड्स को आप नाम देते हो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस। ठीक है, इसको नॉन एंडोस्पर्मस भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंडोस्पर्म अब नहीं रहा, था बट अब नहीं रहा। एक्स एल्ब्यूमिनस था पहले, एक्स मतलब था, अब नहीं है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप याद कर लो, पी और ब्राउन। पी और ग्राउंड नट के अंदर ऐसा होता है, एंडोस्पर्म था बट जब पी आप देखे होगे तो पी में कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, कॉटलेडन होता है। ठीक है, तो ऐसे में कॉटलेडन रहता है बट एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ सीड के अंदर, जैसे मैंने जो एग्जांपल आपको दिया, 1000 में 700 आपने यूज कर लिया, 300 बचा लिया, तो कुछ सीड में जर्मिनेशन के टाइम एंडोस्पर्म यूज होता है बट इट इज नॉट कंप्लीटली यूज। ठीक है, तो कुछ पार्ट रह जाता है। तो सीड्स हैविंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म है, इसमें ठीक ठाक एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं अल्ब्यूमिनस सीड। और इसके एग्जांपल्स देखो, 4 एग्जांपल एनसीईआरटी में, ये चार याद करने हैं आपको। तो वीट, मेस, बार्ली, कैस्टर, वीट, मेस, बार्ली, कैस्टर याद कर लेना है। ठीक है, और देखो कुछ और भी चीजें हैं, पेरिस्पर्म भी है। जैसे पेरिस्पर्म क्या होता है, देखो किसी किसी सीड में न्यूसेलस, याद है लास्ट क्लास न्यूसेलस पढ़ाया था। न्यूसेलस भी एक एम्ब्रियो का डेवलपिंग टिश्यू होता है एक तरह से, सेल्स होते हैं न्यूसेलस के एक्चुअली, वहां से फिर एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है, तो इन सम सीड्स रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस, जिसने लास्ट क्लास नहीं किया कर लेगा, वहाँ न्यूक्लियस का जिक्र हुआ है अच्छे से। तो न्यूक्लियस का अगर कुछ बचा कुचा पार्ट रह जाता है, परसिस्टेंट यानी रह जाता है, तो ऐसे सीड्स को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्पर्म। तो ऐसे न्यूक्लियस को नाम देते हैं पेरिस्पर्म, सीड को ही बोल सकते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म वाला सीड। एग्जाम्पल याद कर लेना इसका भी, ये भी नीट का मतलब, ये भी एनसीईआरटी का, सॉरी, ब्लैक पेपर और बीट। ठीक है, पी और बी, पेरिस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एंड कर रहा हूँ, रुको, नेक्स्ट वाला सेशन ज्वाइन करते हैं हम लोग, कि बंद होने वाला है। नेक्स्ट वाला प्लीज ज्वाइन करिए, मिलते हैं 2 मिनट के अंदर।